चलो मेरे दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। मेरे दोस्त, आज का आपका लेक्चर होने वाला है क्लास 12 का हिंदी। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव सब कोई पढ़ लेता है, सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए, वीएसईबी के लिए, ठीक है ना। वीएसईबी, ठीक है ना, जिसको बिहार बोर्ड बोला जाता है। बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी का मेरे दोस्त आपको टॉप 50 वीवीआई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। यह पूरे सब्जेक्टिव 50 अगर क्वेश्चन अगर देख लेते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूं सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं। जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात करें, यहाँ पे इस चैप्टर में, जो इस क्लासेस में आपको केवल लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर किया जाएगा। जो आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस 5 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 50 क्वेश्चन पर हो गए, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। मेरे दोस्त बता दें आपको, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें से 5 का उत्तर देना है। उसी के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे 50 गेस करके क्वेश्चन लेके आए हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का, बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हो या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्रैश कोर्स नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा जाता है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों यहाँ पे मारना चाहते हैं। देखो, मानक कौन है, सिपाही कौन है मेरे दोस्त, ये आपकी बात करा दूं पहले। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको देखो 2015 और 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, मानक कौन है, मानक बेसिकली एक चैप्टर पढ़ना है, सिपाही की माँ। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त सिपाही की माँ, ठीक है ना। सिपाही की माँ, ये एक चैप्टर है सिपाही की माँ। और उसी का एक जो सिपाही रहता है बेसिकली, ठीक है ना, इसी सिपाही का नाम रहता है मानक। क्या नाम रहता है, मानक, ठीक है ना। और ये माँ जो रहती है जिसका नाम रहता है विष्णु, विष्णु, ठीक है ना, विष्णु। तो विष्णु का बेटा रहता है मानक, जो मानक बेसिकली सिपाही रहता है। और मानक क्या है, एक प्रकार का सिपाही है। और जब सिपाही सिपाही से लड़ाई करता है, सिपाही किसी दूसरे से लड़ाई करने नहीं जाता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज से क्लियर होगा कि मानक भी सिपाही है, और सिपाही एक दूसरे से क्यों मारना चाहते हैं। क्योंकि सिपाही सिपाही एक दूसरे के क्या होता है, दुश्मन होता है। एक देश का सिपाही दूसरे देश का दुश्मन होता है मेरे दोस्त। थोड़ा मैं आंख का प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, 1 मिनट रुकना। क्योंकि थोड़ा सा हम चश्मा लगा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बोलोगे कि क्यों लगाते हैं सर, तब आप जब आओगे मेरे पास ना, तो देखो इतना लाइटिंग है ना, इतना लाइटिंग सेटअप है। अगर हम चश्मा अगर यूज ना करें ना, तो पता चलेगा कुछ दिन में ही मेरा आंख खराब हो जाएगा। इसलिए चश्मा यूज करना पड़ता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलो, तो मानक और सिपाही, आपको पता है कि सिपाही एक दूसरे का दुश्मन होता है। मानक हमारा भारत के लिए यानी कि लड़ने गया था अंग्रेजों के तरफ से, वार्मा में लड़ाई चल रहा था। और वहां का भी एक सिपाही, उधर का भी एक सिपाही था, इधर से सिपाही उधर सिपाही। भाई एक दूसरे का दुश्मन है, इसलिए वो मारना चाहते हैं। तो सिंपल क्या लिखोगे, मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया है। मैंने आपको जस्ट बताया, मानक जो सिपाही के रूप में, वर्मा एक जगह का नाम है। वर्मा क्या एक प्रकार का जगह है, ठीक है ना, जहां पे लड़ाई चल रहा है। तो यह उस समय अंग्रेजी शासन था, तो भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने गया है, अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। दूसरी ओर के पक्षों में यहाँ पे जापानी सेना थी। जापान जो देश है, ठीक है ना, जापान की सेना थी। इसी अतः ये सेना एक दूसरे के दुश्मन थी, ठीक है ना। आपको खुद पता है कि सेना एक दूसरे के दुश्मन थी, इसलिए मारना चाहते थे। तो क्वेश्चन क्लियर है मेरे दोस्त। मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की तरफ से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने गया है, और दूसरे पक्षों में जापान की सेना थी। अतः सिपाही एक दूसरे का दुश्मन होता है, इसलिए वो मारना चाहते थे। समझ के क्वेश्चन 1 नंबर क्लियर है। अगले क्वेश्चन में दोस्त बता दे आपको, 2 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। मैं आपको बता दूं, जो लहना सिंह है, यह हमारे उसने कहा था जो कहानी है, उसके मुख्य पात्र है। तो लहना सिंह की बात करें मेरे दोस्त, लहना सिंह एक लड़की से प्रेम करता था, ठीक है ना, एक प्रेम करता था, जिसकी शादी एक सरदार से हो जाता है, और उसका नाम पड़ जाता है सरदार में, ठीक है ना। फिर भी अपने द्वे प्रेम था, यानी कि फिर भी वो, उसका शादी उस लड़की से ना होकर किसी और लड़का से हो जाता है। फिर भी अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाते रहता है, प्रेम का दीप जलाते रहता है। चलो हम इस चैप्टर में घुसने के प्रयास करते हैं। देखो, लहना सिंह को अपनी किशोरावस्था में ही एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था। किशोरावस्था जो बचपन, जो 10th से 12th का जो फेज होता है ना, वो किशोरावस्था कहलाता है। 12 से लेकर 17, 16, 18 वर्ष की उम्र की
किशोरावस्था होता है, जब बच्चा जवान होता रहता है। तो किशोरावस्था में बहुत ज्यादा गलतियां होती है बच्चे लोग से। तो वहां पे लहना सिंह का अपने किशोरावस्था में ही एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, ठीक है ना। लेकिन उसने अपने प्रणय सूत्र में नहीं बांध सका, मतलब प्रणय सूत्र मतलब अपने विवाह के बंधन में नहीं बांध सका उस लड़की को। प्रेम तो किया उससे बहुत ज्यादा, लड़की भी की इससे प्रेम, लेकिन उसको विवाह तक नहीं ले जा पाया, ठीक है ना। अपने प्रणय सूत्र में नहीं बांध पाया। परंतु उस लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो गया। परंतु जो आज का प्रेम का कहानी हुई है, प्रेम कोई और करता है, लव कोई और किया, मोहब्बत कोई और किया, और उसका शादी किसी नौकरी वाला उठा कर ले जाता है। हाँ या ना, रियलिटी यही होता है। क्या करता है, आप लोग शादी मतलब गर्लफ्रेंड बनाते हो, हाँ बुआ हम शादी कर ले, नहीं करेंगे, इससे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ताले दूसरा लड़का आया विवाह वाला ताले बस ना, पापा ना मन थी, मानते ना हथिन पापा, लड़की का साथ पापा न माने थे, मतलब कोई बहाना मार देना है, नहीं माने, बस दूसरे से शादी हो गया। उसी अनुसार से कि लहंगा सिंह का किशोरावस्था में एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, और वह अपने वर्णय सूत्र में विवाह के बंधन में नहीं बांध सका, लेकिन उस लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो जाता है, ठीक है ना। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। जब भाई शादी हो गया तो मजनू बनने से क्या फायदा, मजनू बनने से कोई फायदा नहीं होता है। बिहार वाले की तरह हम लोग, क्या बिहारी है ना, तो बिहारी वाले के लिए एकदम जिंदगी एकदम खुला जीजिए। भाई दिल टूटेगा आईएएस बनेंगे, क्या बनेंगे, दिल टूटेगा आईएएस बनेंगे, सिंपल बात है। उसी अनुसार से, तो दिल टूटता है तो मजनू नहीं बनना है, आईएएस बनना है। उसी प्रकार से दिल टूटा तो बेचारा ये क्या करे, ये शादी उसका लड़की, इसका जो प्रेमी था वो दूसरे से शादी हो गया, तो क्या करता, यह सेना में भर्ती हो जाता है। क्या होता है, सेना में भर्ती हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक से कुछ वर्ष बाद उसे ज्ञात हुआ, जैसे कि अचानक, इसलिए अचानक इसलिए आपको बता दें, कहानी पढ़िएगा और अच्छा समझ में आएगा। जब लहना सिंह सेना में काम कर रहा था, लेकिन सेना में भारत भारत की तरफ से बहुत सारा सेना था, उसमें एक सूबेदार, ये सूबेदार भी ये सेना ही था, ये सूबेदार कौन था, सेना था, सिपाही था। और सूबेदार का शादी किससे हुआ था, उस लड़की से हुआ था जिस लड़की से लहना सिंह प्रेम करता था। इस लड़की से शादी हुआ था, तो दोनों से एक बेटा होता है, और बेटा भी सिपाही होता है, यानी कि बाप बेटा दोनों सिपाही, बाप बेटा सिपाही। और लहना सिंह तो थोड़ी पता था कि कौन है नहीं है, ये सूबेदार कौन है, वो एक और लड़का जो सिपाही था वो कौन है, ठीक है ना, बोधा सिंह कौन है। तो बस अचानक कुछ वर्ष बाद उसको पता चला, ज्ञात हुआ कि जो सूबेदार है और इसका जो बेटा है वही है जिस लड़की से हम कभी प्रेम करते थे, उसी का पति और उसी का बेटा है। आई मीन सूबेदारनी वही लड़की है जिससे हम कभी प्रेम किया करता था। तो ये कहा, अचानक कुछ वर्ष बाद ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी वही लड़की है जिससे वह कभी प्रेम किया करता था। उसको अचानक ये पता चला कि सूबेदारनी वही लड़की है जिससे हम कभी प्रेम करते थे। ऐसे आगे इस चैप्टर में पढ़ने पर और मजा आएगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, लहना सिंह क्या है, किशोरावस्था में एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, बट लेकिन उसे वर्णय सूत्र में विवाह के बंधन में नहीं बांध सका, और उस लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सिपाही में भर्ती हो गया, और अचानक कुछ वर्ष बाद उसे ज्ञात हुआ सूबेदारनी वही लड़की है जिससे वह कभी प्रेम किया करता था। यह बहुत प्यारा सा है, और ये देखो कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे दोस्त, 2010-2014 के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को बढ़ने के प्रयास करो मेरे दोस्त। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। देखो, डायरी का लिखा जाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि डायरी लिखना इतना आसान बात नहीं है। डायरी लिखने से पहले कहना और करना मुश्किल है। कह देना कि हम भी ये चीज कर सकते हैं, और करके दिखाना बहुत फर्क होता है। अधिकतम बच्चे को लगता है जो हम पढ़ा रहे हैं, अरे हम भी पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब पढ़ाने आओगे तब पता चलता है, ठीक है ना। उसी अनुसार से डायरी का लिखा जाना कैसे, देखो, डायरी का प्रतिदिन का घटनाओं का एक अनुभव का वर्णन होता है। देखो, डायरी में क्या लिखा जाता है, अपने जीवनी के बारे में, जो आपके जीवन में, आपके जिंदगी में जो भी प्रतिदिन घटना घट रही है, ठीक है ना, जो भी प्रतिदिन घटना घट रही है, उसी चीज को डायरी में उतारा जाता है। तो मेरे दोस्त आपको बता दिए, डायरी में प्रतिदिन की घटना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो घटनाओं के अनुभवों का लिखा जाता है, जो घटना से हमको अनुभव प्राप्त होता है उसी को डायरी में लिखा जाता है, ठीक है ना। लेखक मल्लेश के अनुसार डायरी का लिखा जाना, लेखक मल्लेश के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है, एक कठिन कार्य है, यानी कठिन कार्य है, कार्य नहीं कार्य है, ठीक है ना, कार्य है। तो मैं आपको बता दूं, डायरी का लिखा जाना, डायरी डायरी में प्रतिदिन घटनाओं का अनुभवों को लिखा जाता है। मलेज के अनुसार
डायरी का लिखा जाना कठिन कार्य है। मल्लेश जो लेखक है उनके अनुसार से डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। आगे बढ़ते हैं। वह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन में नियमित एवं संयत हो। संयत मतलब होता है मेरे दोस्त संयम हो, मतलब संयम यानी कि अपने आप में स्थिरता हो, यानी कि वो नियमित हो, ऐसा नहीं कि लापरवाह हो, आलसी हो। वैसा व्यक्ति से डायरी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जो जिंदगी में अगर कहीं भी जा रहा है, कोई भी घटना हो रहा है तो उसको अनुभव करेगा, उससे थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करेगा, तभी ना वो लिख पाएगा। ऐसा नहीं कि गए दारू पर ठेका पर 2 बोतल चढ़ा लिए, इन्हें उंगराय पड़ रहा है, कुछ याद नहीं है तो लिखिए का घमंड क्यों रहा, बताइए। तो उसी प्रकार से कहा गया है डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन होता है या प्रतिदिन घटनाओं का लिखा जाता है। और मल्लेश के अनुसार से डायरी लिखना एक कठिन कार्य है मेरे दोस्त, काफी मुश्किल कार्य है डायरी का लिखा जाना, ठीक है ना। डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके जीवन नियमित रूप से या संयमित रूप से या संयमित रूप से है, ठीक है ना। लापरवाह या आलसी व्यक्ति नहीं लिख सकता, ठीक है ना। लापरवाह दिशाहीन व्यक्ति यहाँ पे डायरी नहीं लिख सकता है, जारी नहीं डायरी होगा यहाँ पे, यह थोड़ा मिसिंग है, डायरी डायरी, ठीक है ना। तो लापरवाह व्यक्ति दिशाहीन व्यक्ति से डायरी नहीं लिख सकता है। तो यह अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 12, 16 और 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं दोस्त आज का लेक्चर हम देख रहे हैं क्लास 12 के हिंदी का बिहार बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कहानी उसने कहा था कि पात्रों का सूची तैयार करें। जो कहानी उसने कहा था, एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, जो बहुत प्यारा चैप्टर है, उसने कहा था, जिसमें कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। ऐसे मुख्य पात्र के रूप में बहुत सारा है, चलो मैं इसको लिखता हूं, ठीक है ना। लहना सिंह, लहना सिंह, यहाँ पे हजारा सिंह, वौधा सिंह, लपटन सिंह, वजीरा सिंह। अब सबके कौन कौन क्या है, मैं आपको सूची एक बनाकर प्राप्त कर दिया। लहना सिंह कहानी की मुख्य पात्र है। लहना सिंह कौन है, कहानी की मुख्य पात्र है। अगला बात करें यहाँ पे, हजारा सिंह कौन है, तो सूबेदार है। और वही हजारा सिंह है जिससे लहना सिंह प्रेम करता था, जिस लड़की से उससे शादी हो जाता है हजारा सिंह से, वो बेसिकली सूबेदार रहता है। और बौधा सिंह वही लड़का है जो हजारा सिंह का पुत्र, आई मीन जो लड़की से प्रेम करके, मतलब हजारा सूबेदार से शादी हुआ था, जो सूबेदारनी थी, वही बेटा, उसी से एक बेटा होता है जिसका नाम बौधा सिंह है। यानी कि लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करता था, उसका शादी जब बौधा सिंह से हजारा सिंह से होता है, सूबेदार से होता है, तो उसे एक बेटा होता है जिसका नाम बौधा सिंह है, ठीक है ना। बौधा सिंह है, और वह इसके लिए क्या है, हजारा सिंह का पुत्र है। अगला मेरे दोस्त, यहाँ पर लपटन सिंह कौन है, तो सेना का एक उच्च अधिकारी लपटन सिंह है। सेना का एक उच्च अधिकारी है मेरे दोस्त लपटन सिंह। आगे बात करें वजीरा सिंह क्या है, इसके वजीरा सिंह भी एक सैनिक है। वजीरा सिंह भी एक प्रकार का सैनिक है, और यह इस पर फिल्म भी बन चुका है, उसने कहा था, और बहुत प्यारा फिल्म है, आप देखना चाहो बिल्कुल देख सकते हो। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया है, लहना सिंह ने बौधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया है। मेरे दोस्त आपको बता दें, लहना सिंह और बौधा सिंह में अंतर क्या है, और दोनों पहले क्या है समझ लो। लहना सिंह आप जानते हो, लहना सिंह हमारा क्या है, कहानी के मुख्य पात्र है। जो उसने कहा था कहानी है, उसकी मुख्य पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करता था, उसी लड़की का बेटा बेसिकली बौधा सिंह है, ठीक है ना। इसका पप्पा कौन है, हजारा सिंह, जो इसके लिए क्या है, यहाँ पे जिसको सूबेदार कहा जाता है। यानी कि बौधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा है, ठीक है ना। और सूबेदारनी कौन है, लहना सिंह के पहले का प्रेमी कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते नहीं है। तो लहना सिंह ने बौधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया है। तो मतलब देखो बताते हैं, जब लहना सिंह को पता चल गया कि बौधा सिंह जो वही लड़का है, जिस लड़की मतलब बौधा सिंह उस लड़की का बेटा है जिस लड़की से हम कभी प्रेम करते थे, तो क्या कहता है, उस लड़की से ही मतलब किशोरावस्था में ही जब प्रेम करता था लहना सिंह उस लड़की से, तो उससे मतलब उससे वचन लिया था कि तुम्हारा हर तरह से रक्षा करेंगे, हर तरह से रक्षा करेंगे, बशर्ते इससे शादी नहीं होता है। उस लड़की का शादी दूसरे से हो जाता है, लेकिन उससे बेटा जो होता है, तो भाई उसी का ना संतान है, उस लड़की का ही संतान है। तो इसका कर्तव्य था, क्योंकि यह वचन का पक्का था, लाना सिंह वचन का पक्का था, और यह अपने
क्या क्यों कर दिया? क्योंकि बौदा सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि बौदा सिंह हमारा प्रेमी का बेटा है। इसको बचाने के लिए हम अपनी जान क्या आहुति दे दी। यही लिखा हुआ है, समझ गए आप? चलिए देखते हैं इसमें। लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बौदा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना, देखो आगे बढ़ने से पहले आप देखो यहाँ पे जो चीज मैंने बताया सेम है। देखो लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर, क्योंकि दोनों सैनिक था, वोदा सिंह भी सैनिक है, लहना सिंह भी सैनिक है। युद्ध भूमि पर उसने उसने किसको? सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है? यहाँ पे बौदा सिंह के माँ। और सूबेदारनी कौन है? लहना सिंह की पहली का प्रेमी, ठीक है ना? तो सूबेदारनी का बेटा बौदा सिंह को क्या कहा? बौदा सिंह को अपने प्राण की चिंता किए बिना, कौन? लहना सिंह अपने प्राण की चिंता किए बिना क्या किया? बौदा सिंह की जान बचाई। बौदा सिंह की जान बचाई। लहना सिंह ने अपने प्राण की चिंता किए बिना, बिल्कुल टेंशन नहीं है भाई कि हम अगर उसको बचाने जाएंगे हम खुद मरा जाएंगे, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं था अपने प्राण का। उसको सिर्फ बचाना था बौदा सिंह को, इसलिए बौदा सिंह को बचाना था क्योंकि उन्होंने वचन लिया था। उसने कहा था, चैप्टर का नाम सुनो। उसने कहा था, कौन कहा था? उस लड़की ने कहा था। किसको? बौदा सिंह, लहना सिंह को उसने कहा था। चैप्टर का नाम भी बहुत यूनिक रखा गया। कौन? उसने कहा था। क्या कहा था? कि हमारी चिंता, हमारी रक्षा करना हर तरह से, वो रक्षा करता है, ठीक है ना? तो ये कहा चिंता किए बिना बौदा सिंह की जान बचाई, पर उस कोशिश में वह स्वयं घायल हो गया। पर उस कोशिश में बचाने के लिए तो बचाया बौदा सिंह को, बट स्वयं घायल हो गया लहना सिंह, ठीक है ना? उसने अपने घाव बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया। यानी कि जब घायल हो गया तो किसी से वो घाव को नहीं बताता है, वो घाव के बारे में जिक्र नहीं करता है, लेकिन वो कस के पट्टी से बांध लेता है, ठीक है ना? और जर्मन सिपाहियों से डटकर लड़ाई करता है, और जर्मन सिपाहियों से डटकर मुकाबला करता है, लड़ाई करता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करें, और आपको एक बार में याद होना चाहिए। इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं, ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड हो जाएंगे आपको लिए। और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सब आंसर के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, चाहे आर्ट्स से होंगे चाहे साइंस की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देखो मेरे दोस्त, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? यह क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यह वैसे अर्धनारीश्वर एक चैप्टर पढ़ना है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो उसमें ऐसा नहीं कि वो नारी बन गया, ठीक है ना? उसमें एक एक्स्ट्रा गुण है जो नारी का भी रूप लेकर वो कुछ कर सकता है, तो उसे आप घृणा भाव से नहीं देख सकते हैं। वही कहा गया है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होता, मर्यादा कम नहीं होती है, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। मेरे दोस्त, लेखक का कहना है, अगर कोई पुरुष स्त्री का गुण लेता है तो ऐसा नहीं कि वो मर्यादाहीन हो गया। जैसे लोग गाली में बोल देता है कि अगर उसका स्वभाव थोड़ा सा औरत की तरह होता है तो कहता है ना, ये मौगी लेखा नहा ले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मर्द तो है ही, मर्द का हर एक कार्य कर सकता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा गुण है, उसमें एक वृद्धि हुई है, उसकी मर्यादा में वृद्धि हुई, क्योंकि वो स्त्री के रूप में भी कुछ कार्य कर सकता है। हाँ या ना? यानी कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो उसकी मर्यादाहीन नहीं होता, क्योंकि वो मर्यादा नहीं है, मतलब वो मर्द नहीं, मर्यादाहीन नहीं होता, बल्कि उसकी मर्यादा में वृद्धि होता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा गुण है, अतिरिक्त गुण है, ठीक है ना? क्या होता है? पूर्णता में वृद्धि होती है, तो उस बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण यहाँ पे अपने में ले आए तो उसकी जीवन में पूर्णता का बोध होता है। देखो स्त्री की बात करते हैं, स्त्री को लोग कहता है कोमल है, दया है, स्त्री को बहुत दया होता है। अगर किसी दूसरे का बच्चा भी है लेकिन उसके प्रति, क्योंकि मर्द को कठोर माना जाता है, पुरुष को कठोर होता है, उसका दिल कठोर होता है, जल्दी रोता नहीं है। क्योंकि अगर कोई घटना होता है तो वहां पे स्त्री को दूर रखा जाता है, मर्द को आगे किया जाता है, क्योंकि स्त्री का जो दिल होता है ना काफी कमजोर होता है, ठीक है ना? काफी तो कमजोर होता है ना, मतलब कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन मर्द का जो तो कठोर होता है, इस वजह से वह कठिन कठिन कार्य अपने दिल पर सहन करके उसके लिए क्या करता है, उसको करता है, लेकिन वो जताता नहीं है। लेकिन औरत लोग इतना कोमल होती है ताकि वो फटाक से बाहर उसका निकल जाता है। इसी वजह से क्या होता है, और कोमल चीज जल्दी टूटता नहीं है। हार्ट अटैक सुनना ज्यादातर मर्द को आता है, औरत को नहीं। हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट को फट जाना, फटता है मतलब हार्ट अटैक ही होता है ज्यादातर। तो जब हार्ट अटैक होता है तो क्योंकि मर्द का जो हार्ट होता है काफी कठोर होता है,
इस वजह से वो ज्यादा सहन नहीं कर पाता, फट जाता है। और उसी प्रकार से अगर कोई ज्यादा, अगर शीशा है, शीशा क्या है, मजबूत है, वो टूट जाता है, लेकिन प्लास्टिक को मोड़ोगे मुड़ा जाएगा, शीशा नहीं मुड़ता। उसी तरह से औरत का दिल, मतलब हार्ट अटैक नहीं आने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि वो कोमल होता है। अगर वो ज्यादा उस पर अटैक हो तो थोड़ा फैल के वो रुक जाता है। रुकता है मतलब फैल सकता है, उसमें सहन करने की क्षमता हो जाता है, स्पंज की तरह। वही कहा गया है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नर की कोमलता, अगर पुरुष नारी जो है उसकी अगर कोमलता को महसूस करे, कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अगर अपनाता है अगर कोई पुरुष, तो उसको स्त्री की जो भी दुख दर्द है उसको समझ में आता है, ठीक है ना। अगर उसमें अपनाए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो कैसा व्यवहार करता है या क्या बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मेरे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? और ये क्वेश्चन 2020 और 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो मैं बता दूं, बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैंने अपने सामने नारियों की भिक्षुणी होने की अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। क्या किया मेरे दोस्त? कौन कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने की जो अधिकार दे दिया और अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। ये कौन कहता है? बुद्ध ने कहा, आनंद से कहा। बुद्ध ने आनंद से कहा, क्या कहा? बुद्ध ने एक दिन बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैंने अपने सामने नारियों की भिक्षुणी होने की अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5,000 वर्ष तक चलने वाला था, पर अब वह केवल 5 वर्ष तक ही चल पाएगा। मेरे दोस्त, बुद्ध ने कहा कि एक दिन, बुद्ध ने आनंद से कहा एक दिन कि मैंने स्त्रियों के भिक्षुणी होने के अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म चलाया था जो 5,000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब 5 वर्ष तक ही चल पाएगा। यह बेसिकली बुद्ध ने आनंद से कहा। शायद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से कर पाओगे। कि क्या कहा बुद्ध ने? तो बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैंने स्त्रियों की भिक्षुणी होने के अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म चलाया था जो बेसिकली 5,000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन वह 5 वर्ष तक ही चल पाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है मेरे दोस्त? इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस का। अगले क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व करना चाहते थे या देना चाहते थे मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और काफी प्यारा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तो मैं बता दूं आपको, जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस प्रकार का नेतृत्व देना, चलिए समझिए। देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन कब हुआ, 1974 में आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति और छात्र आंदोलन भी। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण का दिया गया एक भाषण में ये चीज पूरे जिक्र होता है। तो ये कहा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण ने कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, ठीक है ना, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उससे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बातें करूंगा। मैं सबका बात सबकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। देखो, जयप्रकाश नारायण को जब उनको कहा गया कि आंदोलन का नेतृत्व आप संभालिए, जब आंदोलन के लिए उन्होंने प्रेरणा दी सब व्यक्तियों को, जनता लोग को, तो भाई देखो, कोई भी आंदोलन करने के लिए उसमें एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो उसके नेतृत्व करता है, क्योंकि जब तक कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होगा तो आंदोलन ठीक ढंग से नहीं होगा। वो इधर बातचीत, तो वहां पे एक नेता के रूप में जयप्रकाश नारायण उभरे। सब लोग बोला कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आपके बातों पर हम चलेंगे। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं तभी कर पाऊंगा आपका नेतृत्व, सबका बात मैं सुनूंगा, सबसे बहस करूंगा, सबसे बातचीत बातचीत करूंगा, छात्र से बातचीत करूंगा, बहस करूंगा, जितना समय होगा उसका बात सुनूंगा, ठीक है ना, सबका सुनूंगा, सबका बात सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। मतलब सभी का बात को ऑब्जर्व करने के बाद फैसला मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा तो वही फैसला हो, नहीं,
अगर नेतृत्व मुझे करने का आप सलाह दे रहे हो, तो हम तभी करने के लिए सक्षम हैं, तभी कर सकते हैं, जब सबका बात सुनने के बाद फैसला मेरा होगा, तभी कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूँगा, सबकी सलाह यहाँ पे सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूँगा, छात्रों की बात भी ज़्यादा मतलब छात्रों के पास जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उससे बहसें करूँगा, समझाऊँगा, अधिक से अधिक क्या करूँगा, बात करूँगा। लेकिन मैं सबका बात सुनूँगा, सबका बात स्वीकार करूँगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, उनका यही कहना था। अगले क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया है मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? देखिए मानक कौन है? मानक वही है विष्णु का बेटा जो सिपाही है। चैप्टर पढ़ना है सिपाही की माँ। देखो सिपाही की माँ में माँ का नाम रहता है विष्णु, विष्णु का एक बेटा मानक रहता है, एक बेटी मुन्नी रहती है और मानक ही सिपाही रहता है जो बर्मा में लड़ाई करने गया भारत की तरफ से लड़ाई करने गया है अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना? जो जापानी से लड़ाई चल रहा है। तो मानक ने स्वयं को बहसी एवं जानवर से भी बदतर क्यों कहा? देखिए मानक का दुश्मन सिपाही, मानक का दुश्मन सिपाही मानक को मारने उसके घर तक आ गया है। ठीक है ना? उसके घर तक आ गया है। वह मानक को बार-बार भैंसी और जानवर कहता है। मानक को बार-बार भैंसी और जानवर कहता है। देखो मानक कहा गया, मानक का दुश्मन सिपाही। उसका दुश्मन जो सिपाही था क्योंकि सिपाही सिपाही के दुश्मन होता है। तो मानक का दुश्मन सिपाही जो था, ठीक है ना? उसके घर तक आ गया है। उसके घर तक उसको मारने आ गया है और उसको बार-बार भैंसी और जानवर कह रहा है। भैंसी और जानवर कहता है। मानक अपने को अच्छी तरह जानता है। मानक अपने आप को अच्छी तरह जानता है कि ना तो मैं भैंसी हूँ और ना मैं जानवर और ना जानवर। वह बहन की शादी करने के लिए फौज में भर्ती हुआ है। क्योंकि वह बहन की शादी करने के लिए फौज में भर्ती हुआ है क्योंकि बहन उसकी नाम मुन्नी था। उसकी शादी के लिए फौज में भर्ती हुआ ताकि उससे जो पैसा मिले, मुद्रा मिले, उससे हम बहन की शादी कर पाएँ। ठीक है ना? शादी करने के लिए भर्ती हुआ है। नहीं तो वह फौज में भर्ती नहीं होता। नहीं तो वह फौज में भर्ती नहीं होता। तो इसीलिए कहता है कि वह अपने आप को भैंसी और क्यों कहा? क्योंकि भाई मैं भैंसी भी नहीं हूँ, ना मैं जानवर हूँ। मैं सिर्फ़ अपने बहन की शादी के लिए मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ। ठीक है ना? तो मानक मानक का दुश्मन सिपाही, ठीक है ना? मानक को मारने उसके घर तक आ गया है और मानक को उसको बार-बार भैंसी एवं जानवर कह रहा है। मानक अपने आप को जानता है कि मैं ना तो भैंसी हूँ और ना जानवर। मैं फौज में भर्ती अपने बहन की शादी करने के लिए हुआ हूँ। ठीक है ना? यही इसके लिए है, बहुत प्यारा-सा ये क्वेश्चन था कि मानक स्वयं को भैंसी एवं जानवर से भी बढ़कर क्यों कहा है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ने हैं मेरे दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि क्लास 12 के हिंदी का क्लास चल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें से टॉप 50 आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? और ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया है कि बातचीत की कला क्या है? देखो बातचीत सब कोई कर पाता है, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं करता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है मेरे दोस्त इसकी बात करें। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेसिकली यूरोप के लोगों में काफी फेमस था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में काफी फेमस है जिससे वह वहां के संस्कृति कल्चर को जानकारी मिलता है। तो कहा गया यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। जगत मतलब काफी ज्यादा फेमस है। तो वही बताया मैंने यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। ठीक है ना? पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ और सुखद बनाने में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। मैंने कहा मेरे दोस्त क्वेश्चन है यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। वहां पे पारिवारिक परिवार मतलब जानते हैं पारिवारिक और वहां पे सामाजिक जीवन पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की सुलभ मतलब सुलभ होता है मतलब जिसको कहते हैं हम लोग सरल सुलभ और सुखद मतलब हैप्पी सरल सरल एवं सुखद बनाने में इसका बहुत बड़का भूमिका है महत्व है या भूमिका है। तो आपको इतना समझ में है यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। पारिवारिक सामाजिक पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सरल एवं सुखद बनाने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला है। वार्तालाप मतलब बातचीत करने की कला।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत करने की कला। क्या मेरे दोस्त? बातचीत करने की कला, ठीक है ना? वार्तालाप की कला, कला मतलब आर्ट होता है, ठीक है ना? देखो, कलात्मक के दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, सही शब्द उच्चारण, सकारात्मक भाव की श्रृंखलता आवश्यक है। अगर कोई भी भाषण देता है, तो भाषण में शुद्ध शब्द देखा जाता है, ठीक है ना? क्या वो उच्चारण कर रहा है वो सही है? उसका अर्थ क्या है? तो ये कहा गया है तेज बुद्धि होनी चाहिए, जो शब्द को फटाक से तोड़ पाए। तेज बुद्धि, सही शब्द उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। बहुत ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने में कठिनाई होता है। तो सही शब्द उच्चारण, सकारात्मक भाव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव भाव होना चाहिए। उसमें नेगेटिव दर्शाया नहीं जाए, पॉजिटिव बात हो, ठीक है ना? श्रृंखला आवश्यक है। श्रृंखलता मतलब एक श्रृंखला में बोला गया भाषण हो एक लाइन में, ताकि आपको पूरे समझ में आए। वो इसके लिए श्रृंखलात्मक आवश्यक है। ऐसे ही सभी आपस में बातचीत करते हैं, परंतु कोई कोई सफल हो पाता है। बातचीत सब कोई कर पाता है, लेकिन कोई कोई ही सफल हो पाता है। अब देखना मेरे दोस्त, हमको अगर बोलोगे हम किसी के सामने 1 घंटे तक बिना कुछ देखे हुए भी भाषण कर सकता हूं, बिना कुछ सोचे बस टॉपिक बता दो भाई, इस पर आपको बताना है, तो उस टॉपिक बता दो, उस टॉपिक पर हम बिना कुछ समझे कुछ आपको हम भाषण दे सकता हूं। लेकिन अगर आपको भाषण देने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको बिना देखे शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलो कि आप नहीं कर सकते हो, बशर्ते आप में से कोई कोई ही कर पाएगा। सेम यहाँ पर लिखा हुआ, परंतु कोई कोई सफल हो पाता है, सब नहीं। सब के लिए तभी हो सकता है उसका तेज बुद्धि हो, सही शब्द उच्चारण होना चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे श्रृंखलता होना चाहिए, तभी आप किसी पे शब्द का उच्चारण या किसी से अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हो। हाँ, बातचीत करना, अब रे तो करना हो तो कैसू बातचीत हो जाता है, दोस्तों में तो कैसा कुछ हो जाता है। लेकिन बड़े अधिकारी से बातचीत करने के लिए आपको थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वह शब्द कहाँ पे बैठकर बोलना चाहिए, वो शब्द जो बोला गया उसका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो बोला कुछ और आप उसका जवाब कुछ और दे रहे हो, आप गलती ठहर जाओ। इसलिए सही शब्द होना चाहिए। तो ये कहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत। शीर्षक पाठ में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है मेरे दोस्त? बातचीत का कला क्या होता है, कला रियलिटी क्या है, कला मतलब आर्ट होता है, ठीक है ना? तो इस लेक्चर में मैं इतना रखता हूँ, और ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके आपको 50 क्वेश्चन मैं दूंगा, तो आप उसका लेक्चर जरूर देखिएगा। डेली मैं दोस्त क्लासेस ले रहा हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। और डेली क्लासेस दे रहा हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर आने के प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।